हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल का अध्याय नंबर 3 जिनका नाम है जल संसाधन। इस पाठ के हम लोग लघुतरीय क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अर्थात इससे पहले हमने इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनस है, कारण और अति लघुतरीय सभी क्वेश्चन को हमने प्रकाशित कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखें तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि हमने देखा था चैप्टर में कि जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि जल के बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। जैसे अपने कारण में क्वेश्चन देखा होगा कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों भाई? तो सबसे पहली बात समझिए कि हमारे मानव शरीर के लिए 65% जल हमको चाहिए। यानी हमारा वजन अगर मान लीजिए अगर 70 kg है तो उसके आप 6 सत्ते 42, आप समझ लीजिए कि लगभग 45 kg हमारे शरीर में पानी ही पानी है। अब समझिए कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारी बॉडी का एकदम एक अधिकांश हिस्सा क्या है? जल है। भोजन को पचना हो, चाहे परिवहन की सुविधा के लिए हो, चलिए उसकी चर्चा बाद में होगी कि आप ऐसा क्वेश्चन किए हैं तो फिर क्यों किए हैं और उसका आंसर क्या होगा, वो हम लोग वीडियो से बाहर देख लेंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे तो जल हमारे लिए भोजन के परिवहन के लिए हो शरीर में, और शरीर के तापमान के नियंत्रण के लिए। इतना ही नहीं, जो हमारे पौधे हैं उनकी सिंचाई के लिए भी जल जरूरी है। और पूरे पृथ्वी पर जल की बात करेंगे तो उनमें 71% जल है, 29% मृदा है, और उनमें 96% जल जो है, 96.5% वो महासागर में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं कोई उपयोग है ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसको मतलब जल होने के बावजूद भी हम लोग जल संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए दिनों क्या हुआ कि जल का उपयोग भी बहुत बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ी है, नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ी है, जिसके कारण और हमारे जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है ना, तो हम लोग जल का भी बहुत उपयोग कर रहे हैं। तब वर्तमान स्थिति में जल संकट की स्थिति हो गई है। तो हम लोग जल संग्रह की स्थिति भी को देखा कि जल संकट से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे नंबर 1 तरीका था जल प्रबंधन। जल संकट से बचने का एक तरीका क्या है भाई? जल प्रबंधन। हमने देखा था कि एक देश है इजराइल। इजराइल में वर्षा बहुत कम होती है, मात्र 4% वर्षा होती है। इसके बाद भी ना वो समझिए कि मतलब कितना 25 सीएम ना था, 25 सीएम वर्षा थी, लेकिन फिर भी ना वह जल की संकट से स्थिति में नहीं है। इसका कारण है कि वर्षा जल को इकट्ठा करता है। हमारे देश में वर्षा 100 सेमी औसतन होती है, फिर भी हम लोग जल संकट की स्थिति में, क्योंकि जल का प्रबंधन हमारे नहीं है। देखिए, कल बच्चे पूछे थे सर कि जल प्रबंधन क्या, हमने बताया भी ना, लेकिन वो जाते समय पूछी नहीं, भूल गई, हम भी भूल गए, दी बताया नहीं। देखिए, जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है? जल को बचाने का कोई सिस्टम, तरीका। ठीक है, जैसे वर्षा जल अपने यहाँ बहती है, गिरी, सड़क धर ली सीधा, और आसपास की कोई नदियों में गिर गई, और वो नदियां जो है कहाँ चली गई? सागर में जाकर के गिर गई। तो बताइए वो जल हमारे लिए क्या हो गया भाई? बर्बाद हो गया, कोई उपयोग नहीं है। अब उस जल को क्या करना है? बांध बना लेना है, तालाब बना लेना है, और उसको इकट्ठा कर लेना ही क्या है? जल प्रबंधन है। जल बर्बाद ज्यादा ना हो। जैसे दूसरा देखिए, अपने यहाँ क्या है कि नीतीश बाबू वाला आया है नल जल योजना, नहीं, ओकरे में क्या करता है भाई? उधर चाला दिया समरसेबुल, और इधर क्या है, नलका में ना टोटियो नहीं लगाता है लोग उसमें, हाँ, बोतल को ऐसे करके खुचा देता है ना। और बच्चे सब समझिए रहे हैं, उकपाती बच्चा सब होता ही है, वो गया बस मार दिया लात उसमें, बोतल में, अपना वो बोतल गया उड़, अपने पानी बह करके जा रहा है, तो वो बर्बाद है ना। तो इसी को रोकना क्या भाई? जल प्रबंधन। जो जल बर्बाद कर रहे हैं आप ना, उसको रोकना क्या कहलाता है? जल प्रबंधन है। ये सबको हमने विस्तार से चर्चा किया था। चलिए, आप देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो पहले देख लीजिएगा, फिर तब ये वीडियो देखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बाजी, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है। देखिए, आपसे कहा जा रहा भाई, जल एक दुर्लभ संसाधन है। कैसे? देखिए, जल एक दुर्लभ संसाधन है, मतलब जल हमारे यहाँ है लेकिन फिर भी जल की कमी है, इसी के बारे में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हमारे देश में
या पूरे पृथ्वी पर जल की अगर बात देखा जाए तो पूरी पृथ्वी की संरचना का 71% जल ही जल है। इन जलों में 96.5% जल खारे जल हैं। मात्र 2.5% जल जो मीठे जल हैं वही हमारे लिए ज्यादा उपयोगी। उनमें से भी मात्र 1% जल जो है वह हमारे भौम जल है। धरती में जो नीचे जल पाई जाती है वो हमारे लिए है। इसीलिए जल इतना पृथ्वी पर है, लेकिन जल की उपलब्धता बहुत ही कम है जो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए जल को एक दुर्लभ संसाधन के रूप में रखा गया है। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो धरातल से जल निकलना ही बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है, यानी उस जल को दुर्लभ संसाधन कहा गया है। जल होने के बाद भी हमारे उपयोग लायक नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया? जल एक दुर्लभ संसाधन। किसी को दिक्कत? ऐसे हमारे भारत की बात करेंगे तो वर्षा हमारे यहाँ अच्छी होती है। औसतन अगर वर्षा देखा जाए तो 100 सेमी होती है। जल की उपलब्धता के स्रोत में हम लोग 133वें नंबर पर आते हैं। अर्थात कुल अगर देखा जाए तो हम लोग काफी जल स्तर में नीचे चले गए हैं, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा हो गई, जीवन स्तर ऊंचा उठा है तो जल का उपयोग भी बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि जल संकट की स्थिति है। इसलिए जल को क्या कहा गया है? एक दुर्लभ संसाधन। अगर ये स्थिति रही हमारे देशों में, यानी वर्षा कम होना शुरू हो गया है, कम होती है, जल का उपयोग बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा आएगा समय कि जल मिलेगा ही नहीं हमारे लिए। कोई दिक्कत? चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप समझते हैं। थोड़ा फिर से लिखिएगा, जल एक दुर्लभ संसाधन है क्योंकि जल की उपलब्धता हमारे यहाँ बहुत ही कम है। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हम लोग 133वें नंबर पर जल की उपलब्धता में आते हैं। पूरे पृथ्वी पर जल में 71% महासागर के जल हैं, 29% भूभाग हैं, जिनमें 96.5% जल हमारे लिए कोई उपयोग के लायक नहीं है। उनमें से मात्र जो 2.5 मीठे जल हैं उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा है। उनमें से भी 1% जल ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं, जो भौम जल हैं, जो पीने के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, यानी ज्यादा उपयोग हम लोग 1% जल ही करते हैं। जल की उपलब्धता इतनी ज्यादा है, उपयोग लायक हमारे लिए 1% है। इसलिए जल को हम लोग संकट की स्थिति में से गुजर रहे हैं, इसलिए जल को एक दुर्लभ संसाधन कहा जाता है। दिक्कत समझने में? समझे? चलिए आगे। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमारे देश में जल कहाँ कहाँ से उपलब्ध होती है, मिलती है। तो सबसे मेन है वर्षा। हमारे भारत में वर्षा की बात अगर करेंगे तो वर्षा जो है ना वो कितना परसेंट हमारे यहाँ मिलती है? 4%। पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट वर्षा हमारे यहाँ होती है? 4% होती है। चलिए, तब वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? सॉरी, ये जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा है। वो भी कितना परसेंट हमको मिलती है? 4%। समझिए, भारत को अगर 4% मिल रहा है तो कम नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा मिल रहा है। जैसे देखिए, 100 रुपया हमारे पास, जिसमें 198 देश हैं। कितने देश हैं भाई? 198। तो हिस्सा पड़ेगा हमको कितना? 0.5% लगभग, नहीं 0.4 कुछ कुछ मिलेगा। लेकिन चलिए वो एवरेज लेते हैं हम लोग 0.5%। लेकिन हमको इंडिया को कितना दे दिया? वो 4% दे दिया है, तो बहुत ज्यादा दे दिया नहीं भाई। हमको हिस्सा कितना मिलना चाहिए देश को, लेकिन हमको ज्यादा मिल रहा है तो कम नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रही है। चलिए, तब वर्षा मतलब जल का सबसे प्रमुख स्रोत कौन भाई? दूसरा है नदियां। अब अपने देश की बात अगर करेंगे तो नदियां हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, खास करके हिमालय से निकलने वाली तो अनेक नदियां हैं। पूरा उत्तर भारत ना एकदम जाल सा बिछ गया है, नदियों का क्या हो गया है? जाल बिछ गया है। दो स्रोत हो गए हमारे नदियां। दक्षिण भारत में भी बहुत सारी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, सालों भर पानी रहती है उसमें, है ना। तो ये हमारी दूसरा स्रोत है। तीसरा हमारा स्रोत भूमिगत जल, इसको भौम जल कहते हैं, धरती के नीचे जो जल पाई जाती है, ये भी, इसका भी उपयोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, और इसका भी उपलब्धता हमारे यहाँ अच्छी है। अगला है ग्लेशियर। खास करके हम लोग भारत में रहते हैं और भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है,
यहीं पर एक उसका क्या चोटी मिलता है, एवरेस्ट, नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में। अब समझ रहे हैं कि ऊंची चोटी है तो ग्लेशियर भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ऊंचाई पर तो बर्फ बनती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो हमेशा पिघलते रहती है, बर्फ देती है, पानी देती रहती है। अगला है झील, तालाब और अन्य जलाशय जो है मीठे जल वाले जितने भी हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे जलाशय हैं, जैसे चिल्का झील है, सुपीरियर झील है, कौन कौन, टिटिका का झील है, फलना चिलना है ना, हाँ, डल झील। चलिए, तो ये सारे जो हैं हमारे लिए जल के प्रमुख स्रोतों में आते हैं। तो भारत को, इंडिया को जल कहाँ कहाँ से मिलती है भाई? तो पहला है वर्षा, नदियाँ, भौमजल, ग्लेशियर और अन्य। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बराही VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बराही VVI क्वेश्चन आता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद है, यह भी बताएं कि किस प्रकार हानिकारक है। यानी हमने कल पढ़ा था कि नदियों से बिजली तैयार करने की योजना बनाई गई, तो उस पर बड़ी बड़ी बांध बनाई गई है, नहीं बनाई गई है। तो नदी घाटी परियोजना हमारे लिए लाभदायक तो सिद्ध हो गया भाई, साथ साथ हानि भी हुआ था। तो कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से हानि है, इसको मतलब गिनना करना है, पर चर्चा करना है। तो लिखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लाभ निम्न है। नंबर 1, नदियों पर ऊंची ऊंची बांध बनाई जाती है जिससे बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। एक लाभ हो गया कि बाढ़ से बचाव हो जाता है। दूसरा, अब उस नदी में जल अधिक जमाव रहते हैं जिसके कारण उसमें मछली पालन की सुविधाएं अपनाई जाती है। तो 2 हो गई। तीसरा, जल हमेशा बनी रहती है तो उससे कई छोटे छोटे नहर निकाल करके आसपास के इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो 3 हो गई। चौथा, उस जल से ऊंचाई से गिरा करके बिजली तैयार कराई जाती है। तो ये होंगे चौथे लाभ। साथ ही साथ वहां पर घूमने का एक पर्यटन स्थल हो जाता है, बांध है तो वन लगाए जाते हैं, चारागाह की सुविधाएं हो जाती है। साथ ही साथ एक पर्यटन स्थल होता है, लोग घूमने के लिए भी उस जगह पर अधिक पहुंचते हैं, तो उससे भी कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है। तो एक योजना लाभ अनेक, इसलिए उसका नाम रखा गया। तो अच्छा, बहुउद्देशीय से क्या क्या लाभ मिल गया आप देख लिए। पहला, बांध बनाने से बाढ़ से नियंत्रण, उसमें जल जमा रहने के कारण मछली पालन में सुविधाएं, जल जमाव रहने के कारण वहां पर नहर निकाल की सिंचाई की सुविधाएं, साथ ही साथ वहां पर बिजली तैयार कराई जाती। तो ये हुए कुछ प्रमुख लाभ। अब चलते हैं, यह बताएं कि वे किस प्रकार हानिकारक है। तो लिखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारे लिए हानिकारक भी हैं। जैसे जो नदी का वास्तविक प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाती है। नदी घाटी परियोजना बनाने से उसकी वास्तविक प्रवाह क्या हो जाती है, अवरुद्ध, क्योंकि धारा आती है तेजी से, लेकिन उस धारा को रोक दिया जाता है, गति को कम कर दिया जाता है, क्योंकि जहां बिजली तैयार कराई जाती है तो वहां पर ऊंची बांध बना दी जाती है, जिसके कारण उसकी धारा जो है ना रुक जाती है। अब इससे क्या होता है कि जो अपने साथ नदियां गाद लाई थी, कचरा लाई थी, तो बहा करके तो वो ले जाती वास्तविक रूप से, लेकिन अब वो बहा के नहीं ले जाएगी, उस पेंदी में क्या करेगी, क्योंकि वहां पर पानी आकर के रुक जाती है, तो रुकेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वह पेंदी में अपनी गाद को जमा कर देगी। तब वास्तविक प्रवाह रुकने से उसके जो कचरे हैं उन नदी के पेटी में बैठ जाती है, जिसके कारण उसका तलहटी क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे भरते चला जाता है। एक समस्या। दूसरी समस्या ये होती है कि उसमें आसपास में क्या रहता है, बाढ़ की समस्या बनी रहती है, क्योंकि दोनों तरफ ऊंची ऊंची बांध होती है और उस बांध के अंदर में जल रहता है, तो आसपास के इलाकों में न मतलब बाढ़ की समस्या का डर बना रहता है कि हो ना हो कि बांध टूटेगी तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तो आसपास के लोग ना उसमें मतलब घर बनाना नहीं चाहते हैं, तो आवास की वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है कि जो बांध बनाई जाती है आसपास की मिट्टी को ही काट करके ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, जिसके कारण वह जगह धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीचा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बरसात जब होती है तो उस जगह पर पानी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो कम से कम एक फसल बाधित हो जाती है। क्या अब मिट्टी कटाव हो गई है तो वहां से मिट्टी तो उधर चला गया, तो अब बरसात का पानी अब उधर जा भी नहीं सकता, क्योंकि बांध बनी हुई है ना, तब बांध बनी हुई है तो इधर से पानी उधर जाएगी नहीं, अब तो दिक्कत कठिनाई होगी ना, क्योंकि अब वहां पर क्या होगा कि बरसात होगी तो नीचे पानी जमा रहेगी,
तो ये समस्या होती है। चलिए, तो आप लाभ देख रहे थे और हानि देख रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है सोच देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, उससे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। यानी कि नदियों पर जो हम लोग बांध क्यों बनाते हैं, तो मेन है बाढ़ नियंत्रण के लिए। यानी क्या होता था कि पहले कम भी पानी आता था ना, तो पानी जो है ना क्या होता था, आसपास के इलाकों में तुरंत फैल जाता था। जैसे अपने यहाँ एक बांध है कर्पूरी बांध, जो बोरना पुल से ऐसे करके चली है और अपना लंबा होते हुए बाबा केवल थान के होते हुए उधर निकल गई है खजूटिया की तरफ। ये इसका नाम है कर्पूरी बांध, क्योंकि जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, तो उन्होंने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया था, इसलिए उनके नाम पर ही रखा गया कर्पूरी बांध। हमारे पिताजी बताते थे कि जब कर्पूरी जी आए थे बोरना, तो हमारे पिताजी उस समय छोटे छोटे थे, तो वो लोग गए थे वहाँ पर देखने के लिए। नहीं होता, मालूम होता है कि मुख्यमंत्री आया है, तो धिया पुता हुर्रे हो जाता है, तो हुर्रे हो गया था। तो उस समय आबादी कितनी रही होगी, बहुत कम रही होगी नहीं, लेकिन पिताजी यार गए थे तो बोले थे कि हम देखे थे कि कर्पूरी ठाकुर खुद अपने माथे पर छिट्टा उठा करके बांध, नहीं नेताजी का यही काम है, पहले पहले एक दो छिट्टा जो है दे दिया, बाकी लेबर करेगा। उद्घाटन तो वही ना होता है, पेड़ लगाना है तो एगो नेता पेड़ लगल है उसका पकड़ के धर ना कर रख दिया धरती में, मिट्टी ना कर दिया, हाथ धो लिया, पेड़ लगा दिए भाई। नहीं, उद्घाटन तब वो देखे थे कि भाई वहाँ पर जब हुआ था तो वो देख रहे थे। और इसके बाद अपने गांव के बहुत सारे लोग भी जाते थे उसमें काम करने के लिए, मजदूरी में। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि बांध क्यों बनाई गई होगी, तो वो जब आती बांध नहीं थी ना अपने यहाँ, तो क्या होता था कि जैसे बरसात हुई, पानी आया कि जस्ट तुरंत फैलना शुरू हो जाता था, अपने जहाँ खेती बाड़ी होती थी ना उस जगह में आ जाती थी। थोड़ा सा भी पानी अगर आ जाता तो वो फैल जाती हमारे यहाँ। नहीं, अब क्या किया गया है, बांध बना दिया गया। तो अब उसमें पानी जब आती है उस चौड़ वाला में, तो बांध के कारण वो पानी उधरे अटक जाता है, नहीं आ जाता है। तो इधर पहुंचता है कब, जब वो भर जाता है पूरा लेवल, तब वो इधर आती है। तो कम से कम हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा पानी आवे फिर बर्बाद हो, पहले थोड़ा सा में भी फसल बर्बाद हो जाता था, अब थोड़ा आता है तो उधरे रह जाता है, वो पेंदी में ही रह जाता है, तो इधर का फसल बच जाता है। तब बांध क्यों बनाया गया, बाढ़ के नियंत्रण के लिए। पहले बांध नहीं थी तो बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी। जैसे कोसी नदी में ही बांध ही नहीं था तो क्या होता था, थोड़ा सा भी पानी आता है कि उलट पुलट के चला आता गांव इलाका में, पूरा बर्बाद बर्बाद कर देता था। अब मोटी मोटी बांध बना दिया गया है, ऊंची ऊंची, तो कम से कम जब तक वो पूरा लेवल भरता नहीं है तब तक बाढ़ नहीं आती है। तो हर साल लेवल उतना भरता नहीं है, 5 साल 10 साल में एक बार जो है कभी कभी भरता है, तब उफना के बाहर आती है। तो कम से कम 2-4 साल तो बचत होता है ना। तब बांध बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, चलिए 1 नंबर। दूसरा, हम लोग बांध बनाते थे कि उस समय ये भी सोचा गया कि अगर बांध बन जाएगी तो अभी तो बाढ़ से बचाव होगा, तो उसमें जल इकट्ठा रहेगा। पहले जल क्या हो जाता था, फैल जाता था, तो नदी में पानी ही नहीं रहता था। अब बांध बना देंगे तो उसमें पानी क्या रहेगा, इकट्ठा रहेगा। तो दूसरे टाइम में भी उसको क्या किया जाएगा, नहर निकाल करके उससे सिंचाई कर ली जाएगी। क्या, तो 2 फायदे बनाए गए उसके लिए। नहीं, साथ ही साथ हम लोग मछली पालन के लिए, बिजली तैयार करने के लिए, इन सब कामों के लिए हम लोग बांध तैयार करते हैं। कोई दिक्कत, तब बांध लगाने का, उसको चलाओ थोड़ा सा, बांध लगाने का मेन उद्देश्य क्या था भाई, तब बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा। बांध बनाने का मेन उद्देश्य है बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, बिजली तैयार करना, मछली पालन करना इत्यादि। कोई दिक्कत। अब देखिए, इससे पहले तो हमने बाढ़ से नियंत्रण कर दिया, इससे लाभ हो गया कौन कौन से देख लिए, किसी को डाउट, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी, उसमें कौन 2 राज्य अधिक लाभान्वित हुए। देखिए, सबसे पहले आजादी से पहले हमारे देशों में एक पहली नदी घाटी परियोजना बनी थी, जिसका नाम था शिव सुंदरम नदी घाटी परियोजना, जो असम में थी। सबसे पहला वही बना था। नहीं, आजादी से पहले
लेकिन क्वेश्चन यहाँ कह दिया कि आजादी के बाद, वो परियोजना जो थी ना वो बड़ी परियोजना नहीं थी, छोटी परियोजना थी, तो इसीलिए उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अब आजादी के बाद हम लोग एक सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो सबसे पहले बनाई गई थी उसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बना है भाई? तो दामोदर नदी पर। कहां बनी है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बनी है। तो अब दो जगह बनने के कारण दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा नदी घाटी। जैसे अपने यहाँ कोसी नदी है, तो कोसी नदी निकलती कहां से है? नेपाल से, और आती कहां है? तो बिहार में। तो दोनों के सीमा हनुमान नगर पर बराज बनाया गया है और वहीं से बिजली तैयार की जाती है। तो दोनों आधा आधा बांट लेती है, नेपाल आधा ले लेती है, आधा बिहार को मिलता है। कम में जितने होता है उसमें दोनों ले लेती है बिजली। तो ठीक उसी तरह से वहां पर दामोदर घाटी परियोजना जो बनाई गई है वो दामोदर नदी, एक है उड़ीसा और दूसरे हैं पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा पर बनाई गई है। तो उड़ीसा को भी लाभ और पश्चिम बंगाल को भी लाभ। कोई दिक्कत? उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम बहु नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह दामोदर नदी पर बनाई गई है, यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बनी है, जिसके कारण इन दो राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। अब आगे, नहीं सॉरी गलती हो गया होगा, उड़ीसा रहेंगे, उड़ीसा लिखिएगा। आगे चलिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? या किस नदी पर है? किस क्षेत्र के आर्थिक लाभ मदद मिलती है? देखिए, अब हमारे देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन था? तो हम पढ़े थे भाखरा नांगल परियोजना। लिखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखरा नांगल परियोजना। अब ये किस नदी पर बनी थी? नहीं, भाखरा नदी का, सतलज नदी पर है। ये कहाँ है भाई? सतलज नदी पर। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन राज्य है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनी है। अब इसको कई राज्य को लाभ मिलती है। देखिए, इससे मिलता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस सब राज्यों को लाभ मिलता है। बहुत राज्य को ना, क्योंकि 1270 मेगावाट बिजली तैयार करती है और सिंचाई भी बहुत ज्यादा करती है, अर्थात कई इससे सिंचाई की अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर मछली पालन की अधिक सुविधाएं हैं। नहीं, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखरा नंगल। किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। कितना बिजली तैयार करती है? 1275 मेगावाट बिजली। कितने लाख हेक्टेयर भूमि? तो 60 लाख हेक्टेयर। नहीं, इस तरह से अधिक लाभ हमको मिलती है। आगे इसको देख लेते हैं, लघु दीर्घोत्तर एकल देख लेंगे। सुनिएगा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कार्य उल्लेख करें अथवा भूमिगत जल कानून किन दो राज्यों को प्रगति हुई है? देखिए, हमारे देश में जल संसाधन के संरक्षण के लिए और जल को जो संकट स्थिति है, इस संकट स्थिति से बचने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लगाई जिनका नाम है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जो 9 सितंबर 1987 को यह नीति लागू की गई थी, है ना। लेकिन यह सभी राज्यों को अच्छा लाभ नहीं मिला है, कुछ ही राज्यों को अच्छी लाभ मिली है। अब देखिए, इसका मुख्य बात इस प्रकार थी, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, यानी कि जल जो संकट की स्थिति है ना उसको बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। जल को प्रदूषित होने से बचाना है, प्रदूषित जल को साफ कर उसका उपयोग करना, ये सब मतलब इसमें लागू किया गया था ताकि जल संकट हमारे यहाँ बना मतलब नहीं रहे, जल संकट से हम लोग बच सकें। ठीक है, अब इससे किस किस को ज्यादा लाभ मिला है? तो याद रखेंगे, एक मध्य प्रदेश है और एक तमिलनाडु राज्य को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। देखिए, खास करके बिहार की बात करेंगे तो बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी सरकार जो इससे पहले वाली सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव की सरकार, तो बिहार का तो विकास हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही रसातल में मिला दिए थे। क्या
तो एक बार उन्होंने लूट खसोट कर लिया। नीतीश जी की सरकार आई तो समझिए कि कुछ विकास हुआ, सड़कें बनी और सारी सुविधाएं, तो पूरा क्षतिपूर्ति को पूरा करते करते ना बेचारे दम परेशान हो गए हैं, है ना। तो जिसके कारण हमारी देश की स्थिति अभी भी अन्य राज्यों से अच्छा नहीं है। मैंने हमारे राज्य की, देश का मतलब हमारे राज्य की जो स्थिति है ना, अन्य राज्यों से अच्छी हमारी नहीं है। किसी किसी राज्य में जैसे देखिए वृद्धा पेंशन ही देखिए, वहां पर कितना है भाई, 2500, दिल्ली में 2500 भाई, हम लोगों के 1100 है। अब देखिए ज्यादा हुआ है तब 1100। अब समझिए विद्युत की स्थिति भी हमारे यहाँ सही नहीं है। अब गौर करके देखिए इसका कारण क्या हो सकता है कि एक बार आप कर्ज में डूबे हुए हैं, नहीं, एक बार कर्ज में आप डूबे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर मालिक बना दिया जाए तो पहले कर्ज वाले को सधाएंगे तब ना फिर उन्नति होगी। और पहली वाली सरकार ना हमारी पूरा कर्ज ला दी थी, पूरा रोड था ही नहीं कहीं। रोड की स्थिति ऐसी जर्जर थी, आप लोग तो देखे ही नहीं होंगे। सरायरंजन से कभी समस्तीपुर जाना होता था बस पर तो लोग ईश्वर ईश्वर की नाम लेते ही जाते थे कि कभी 3 गो टांग पर चलता था बड़ी बड़ी बस, हाँ 3 टांग पर ही। पहले ऐसे कलर जाता था तो फिर उधर ऐसे कलर जाता था, इतना गड्ढा था कि 3 टांग से ज्यादा नहीं चलता था, 1 गो टांग हमेशा उठले रहता था बस का चक्का, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां स्थिति थी। हम लोग कभी कभी जाते थे तो छतरी यार पर बैठे रहते थे तो भगवान से प्रार्थना करते रहते किसी तरह से कम मुझसे गाड़ी पहुंचाए। चलिए हाँ हाँ ठीक है आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे, जल नीति की बात पढ़ रहे थे कि हमारे देश में जल की नीति कैसी है। तो लिखेंगे जल संरक्षण के लिए, जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में 1987 में 9 सितंबर 1987 को भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। इसके तहत कुछ मुख्य बातें थी। पहला कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना है, जल को प्रदूषित नहीं करना है, और जो प्रदूषित जल अगर हो भी गया है तो उसको साफ करके नदी में प्रवाहित करेंगे ताकि जल की उपलब्धता बनी रहे। इससे ज्यादा राज्य को लाभ नहीं मिला है, 2 राज्य ज्यादा लाभान्वित हुए हैं, तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। आगे क्या कह रहा सुनिएगा, जल संकट से क्या समझते हैं। जल संकट, भारत में पेयजल संकट के कारण पर प्रकाश डालिए। सुनिएगा, भारत में जल संकट की स्थिति है। तो सबसे पहले जल संकट कहते किसको हैं, तो जल की जो हमारी उपलब्धता है, जितना जल हमें चाहिए उतनी जल हमें नहीं मिल रही है, इसको कहते हैं जल संकट। कोई दिक्कत, लिखेंगे जल की जितनी उपलब्धता होनी चाहिए, एक व्यक्ति को जल का जितना उपयोग होनी चाहिए उतना जल हमारे देशों में उपलब्ध नहीं है, तो इसे कहते हैं जल संकट। आए दिनों धीरे धीरे और जल कमते ही जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल संकट। अच्छा, अब कह रहा है कि जल संकट के कारण क्या है, तो मेन कारण है वर्षा का अनियंत्रित होना। हमारे यहाँ जितनी वर्षा पहले होती थी अब उतनी वर्षा नहीं होती है, इसीलिए जल संकट की स्थिति हो रही है। मेन कारण यहाँ ये है। क्लियर है। पहले हम लोग बच्चे थे ना, हमको याद है 10-10 दिनों तक ना लगातार बारिश होती रहता था, झिसिर 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 झिसिर, नहीं एकदम 10-10 दिनों तक लगातार बारिश चलती रहती थी। और स्कूल और तो जाते ही थे, और बगल की नदियां जो होती थी ना, 1 दिन की बारिश में भर जाती थी, ऐसी बारिश होती थी। तो जल का भाई उपलब्धता पूरा था। अब देखते हैं कि भाई नदी में तो लगता है कि आधा नदी तो छोड़िए, उसकी पेंदी में भी पानी नहीं रहता है। क्या बहुत सारे तालाब सूखले रह जाते हैं, मुंह ताकते रह जाते हैं, साल खत्म हो जाता है। क्या कि भाई आएगी पानी, आएगी पानी, पानी आती ही नहीं है। तो चलिए, तो मेन कारण क्या है, वर्षा कम हो गया, नंबर 1। नंबर दूसरा, जल का ज्यादा उपयोग। हमारी देश की आबादी क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है, और जितना बढ़ेगा उतना ही उपयोग बढ़ेगा। क्या पहले हमारे पिताजी थे तो हम लोग 1 चापाकल से काम चला लेते थे। क्या अब हम लोग 2 भाई हो गए हैं तो 2 चापाकल चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से जिनके परिवार में 5 आदमी हो गया तो कम से कम 5 को। सब लोगों के भरपेट भोजन के लिए फसल उत्पादन बढ़ाना है तो सिंचाई ज्यादा करनी है। क्या तो सिंचाई में ज्यादा उपयोग,
नगदी फसलों का उत्पादन पहले से बढ़ा है तो उसमें सिंचाई का ज्यादा उपयोग। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखा गया कि जल का उपयोग भी हमारे यहाँ क्या हो गया है, बहुत बढ़ गया है, इसीलिए जल संकट की स्थिति है। तो पहला वर्षा का कम हो गया और दूसरा उपयोग ज्यादा हो गया, इसलिए जल संकट की स्थिति है। ठीक है, जल संकट होने का मेन कारण समझ गया ना, पहला वर्षा का कम और दूसरा जल का उपयोग अधिक। आगे चलते हैं। हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में विशेष जल आपूर्ति रहती है, क्यों? याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिमालय की जो नदियां हैं ना उनमें सालों भर जल रहती है। देखिए गौर करिए, भारत का नक्शा ऊपर में देखे होंगे, ऐसे ऐसे देखिए। अब ये हिमालय वाला भाग है उत्तर भारत का। तो यहाँ से जितनी नदियां निकलती है, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नहीं वो क्या कहते हैं, सिंधु है, सतलज है, चंबल है, जो भी है नदियां, तो इन सारे नदियों में ना सालों भर पानी रहती है। अब चलिए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आ जाएगा, इधर वाले दक्षिण भारत में जिसमें कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, और कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है। तो इन नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है, ऋतु विशेष रहता है। इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण यह है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं तो उनमें ग्लेशियर के पिघलने से पानी बन करके निकलती है। तो सालों भर बर्फ गिरती रहती है हिमालय में और वह पिघलते रहती है और बर्फ बन बन के मतलब गिर करके और फिर जल बन जाती है। जल कहाँ गिर जाती है? नदियों में। तो कमो बेश जो है उसमें जल थोड़ा थोड़ा रहता ही है, जैसे गंगा कभी सूखती नहीं है पूरा इसका। हाँ, बैसाख के दिनों में या अन्य दिनों में क्या होता है, वो बिल्कुल धारा कम हो जाती है, और अभी के टाइम में धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो अलग सी बात है, लेकिन सूखती नहीं है। सालों भर इसमें पानी थोड़ा मोड़ा रहता ही है। इसका मेन कारण क्या है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें ग्लेशियर के पिघलने से क्या बनती है, जल बनती है। हिमालय पर सालों भर बर्फ पिघलते रहती है, जल बनते रहती है, नदियां में पानी रहता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में जो बरसाती नदियां हैं, बरसात जब होगा तो उसमें पानी की धाराएं काफी बढ़ जाती है। ठीक है, और जब बरसात कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसमें पानी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। जो पानी है वह धीरे धीरे सूखने लगती है, और एक टाइम आता है तब कोनो कोनो नदियां बिल्कुल ही सूख जाती है। तो इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत में सालों भर पानी, कोई दिक्कत? चलिए, क्योंकि ऊपर वाला है हिमालय के बर्फ के पिघलने से, या नीचे वाला है बरसात वाला। आगे चलेंगे, जीवन में जल का क्या महत्व है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जीवन में जल का क्या महत्व है, तो बड़ा महत्व है भाई। क्या हम लोग 2-4-5 दिन जल के बिना रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं, गलती बात नहीं बोलिए, 2-4-5 दिन रह सकते हैं। देखिए मरण होना अलग बात है, क्योंकि आप आराम खोज रहे हैं इसीलिए, लेकिन जीने के लिए अगर रहेंगे तो 2-4 दिन हम रह सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। हमारी माँ एक व्रत की थी, उसका नाम था नहीं हर्रे हरबासे नामक एक पर्व था। 3 दिन और 3 रात बिना खाना बिना पानी का वो रही थी। अब समझिए कि उसकी स्थिति पूरे शरीर का क्या होगा। पहले कूलर बंद करिए ना। तो स्थिति ऐसी हो गई थी ना, पूरे शरीर में टेम्परेचर इतना उसका बढ़ गया था। वो जान रही थी कि भाई कौन हमको उतना सेवा करेगी, तो दीदी को बुलाया गया था। भाई दीदी आई थी, सारा दिन जो है ना वो बर्तन में पानी ले करके कपड़ा से उसका पैर को, हाथ को, मुड़ी को, पेट को रगड़ते रहती थी ठंडा के लिए। हम लोगों को मालूम हुआ, हम बोले, लेकिन माँ हमारी सुनती नहीं है जल्दी, ज़्यादा हम बोलते भी नहीं है, कहेगा कि पढ़ लिख के बुर्बक व्यक्ति काम करता है। मजबूरी में जो कहती है उसी को सुनते जाते हैं। चलिए भाई ना, इसे पर्व करने की जरूरत नहीं भाई, 3-3 दिन शरीर को ना पूरा लटा दिया एकदम, नहीं कहने का अर्थ, बीमारी नहीं होगा पूरा। चलिए आई किताब की। तो जल हमारे लिए जीवन इसलिए जरूरी है क्योंकि भोजन को अच्छी तरह से पचने के लिए, सुनिएगा, भोजन को अच्छी तरह से पचने के लिए। दूसरा नंबर है, देख लो, दूसरा नंबर है शरीर में जब भोजन पच गया है तो एक स्थान से दूसरे जाने यानी कि परिवहन के लिए। तीसरा नंबर है कृषि की सिंचाई के लिए, और शरीर के टेम्परेचर, शरीर के तापमान को
नियंत्रण करने के लिए जल जरूरी, जल नहीं रहेगा तो इस तरह की कोई क्रियाएं हमारे शरीर में नहीं होगा, अर्थात हमारे जीवन के लिए जल बड़ा ही। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, बताएं कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है। देखिए सुनिए, जल एक नवीकरणीय संसाधन क्यों? क्योंकि इसका चक्रण संभव है। हमने इसके बारे में समझाया था कि हमारे देश में जो नदियां निकलती है वो लंबी लंबी नदियां हैं, कई राज्य से कई 100 किलोमीटर दूर तय करती है। अब उसी जल का उपयोग हम एक जगह, दूसरे जगह, तीसरे जगह कर सकते हैं, इसका चक्रण हो ना रहा है, इसलिए जल को क्या बोलेंगे हम लोग? नवीकरणीय संसाधन। जल समाप्त नहीं होगी, उसका हम लोग उपयोग करते जा सकते हैं। जैसे अभी गंगा निकलती है, कहां से? उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से होकर के फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये राज्य से 12 राज्य कहाँ गुजरती है जी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 4 गो राज्य से तो गुजरती है। कौन सा बताइए आप? हम गिनती कर लिए। यूपी उखने का है, उत्तर प्रदेश उखने का है। चलिए चलिए, मात्र 4 राज्य से गुजरती है। उत्तराखंड कहां से 5 राज्य गुजरती है? हाँ हाँ, झारखंड से नहीं गुजरती है। झारखंड कहां जाती है गंगा? झारखंड नहीं जाती है भाई, गंगा झारखंड नहीं जाती है। अरे गंगा तो बिहार के बीचों बीच गुजरती है, झारखंड जाती कहां है? मैम पढ़ाई है तो मैम गलती पढ़ाई है, झारखंड थोड़ी जाती है गंगा। अभी तुरंत मैप दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, तो जल का चक्रण संभव है, क्योंकि इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत? तो चलिए, तो 11 क्वेश्चन और क्वेश्चन है क्या? चलिए, तो नहीं अब नहीं है तो देखिए, बच्चे लोग कहते हैं कि सर स्क्रीन शॉट, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।